कई सेलिब्रिटीज आए और गए, लेकिन एक नाम ऐसा भी है जिससे बड़ा शायद ही कोई दूसरा नाम ग्लोबल मीडिया और एंटरटेनमेंट में हो, और वो नाम है किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन का, जिन्हें इल्यूमिनाटी का मेंबर बताया गया है। 50 साल तक म्यूजिक की दुनिया पर राज करने वाले माइकल जैक्सन ने अपने सुपर सक्सेसफुल करियर में दुनिया भर में टूर्स किए और दुनिया के वो सबसे पहले म्यूजिकल बिलियनेयर भी बने। करोड़ों का उन्होंने दिल जीता और सबके फेवरेट म्यूजिकल सुपरस्टार बने। एक वक्त ऐसा था जब दुनिया के लगभग हर एक घर में जैक्सन का कम से कम एक पोस्टर तो दीवार पर होता ही था। तो जहां शायद ही ऐसा कोई हो जिसने उनका नाम न सुना हो, वहीं उन्हें लेकर कई कॉन्स्पिरेसी थियरीज चली जो आज भी कायम है। कुछ मानते हैं कि वो अपनी शोहरत और कामयाबी के कारण इल्यूमिनाटी के मेंबर थे, तो कई औरों का मानना है कि वो इस सीक्रेट सोसाइटी के कई खुफिया राज जानते थे, जिसके कारण उन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। इस बात की पुष्टि उन्हीं के कुछ गानों में देखने को मिलती है, जिनके लिरिक्स इनडायरेक्टली इल्यूमिनाटी जैसी सीक्रेट सोसाइटी के काम करने के अंदाज को ही अपोज करते हैं। जैसे उनका एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है दे डोंट केयर अबाउट अस। अगर आप इन लिरिक्स को ध्यान से पढ़ें तो उन्होंने लिखा है ऑल आई वांट टू से इज दैट दे डोंट रियली केयर अबाउट अस, डोंट वरी व्हाट पीपल से, वी नो द ट्रूथ। ऑल आई वांट टू से इज दैट दे डोंट रियली केयर अबाउट अस, इनफ इज इनफ ऑफ दिस गार्बेज। ऑल आई वांट टू से इज दैट दे डोंट रियली केयर अबाउट अस। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये बोल आपने सुने ही ना हो। ये बोल सिर्फ बोल नहीं बल्कि आज इमोशन बन चुके हैं, एक जज्बा बन चुके हैं। अमीर गरीब के बीच की दूरी, जुर्म और साजिश और बर्बर सरकारों और ताकतवर एजेंसीज और सीक्रेट ग्रुप्स का लोगों की फ्रीडम को दबाने की कोशिशों के खिलाफ। जब किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन ने इस गाने को रिलीज किया तो दुनिया भर में सुपरहिट होने के साथ ही ये काफी कंट्रोवर्शियल भी हो गया। इस गाने में माइकल सिस्टम के खिलाफ एक मुहिम छेड़ने की बात कर रहे हैं। मुहिम अपने अधिकारों को प्राप्त करने की, पूरी तरह से किसी भी सरकार के कंट्रोल से आजादी पाने की और अपनी टर्म्स पर जिंदगी को जीने की। लेकिन ऐसा गाना उन्हें लिखने और रिलीज करने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? यह बात जाहिर है कि जैक्सन की मौत प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के ओवरडोज के कारण हुई, लेकिन उनके परिवार का मानना है कि उनका कत्ल हुआ था। जैक्सन की इकलौती बेटी पैरिस ने कहा कि किंग ऑफ पॉप की हार्ट अटैक से हुई मौत दरअसल एक सोची समझी साजिश थी। अगर यह सच है तो इसमें कितनी सच्चाई है और कोई माइकल जैक्सन का खून क्यों करेगा? थियरिस्ट्स के बीच ये आम बात है कि उनका इल्यूमिनाटी के बारे में बहुत सारे राज जानना उनकी जान के लिए खतरा बन चुका था। लोगों के बीच ये बात भी मशहूर है कि इल्यूमिनाटी का मेंबर बनने के लिए अपने पर्सनल एसेट्स, जज्बात और यहां तक कि अपने चहेतों को छोड़ना पड़ता है। इसके अलावा माइकल जैक्सन की कब्र पर कई फैंस और फॉलोअर्स ने कई तरह की आखिरी ट्रिब्यूट्स पेश की, जिनमें ट्रायंगल्स, स्टार ऑफ डेविड जो कि इल्यूमिनाटी का साइन माना जाता है। उनमें से एक फैन के मुताबिक जैक्सन इस सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे और वो इसे छोड़ देना चाहते थे और इसीलिए उनका कत्ल कर दिया गया। इस फैन ने यह भी बताया कि जैक्सन की मौत पर उनके बंगले नेवरलैंड रैंच में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो इस बात को तूल देते हैं कि जैक्सन एक दूसरी डुअल सीक्रेटिव जिंदगी भी जीते थे। फॉर एग्जाम्पल, उनकी मौत की सुबह उनके घर पर कई अनमार्क्ड काली गाड़ियों को आते जाते देखा गया और जो लोग इनसे उतरे उन्होंने कोई खास यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई थी और इन सभी लोगों के हाथों में कई कागज और दस्तावेज थे। इसके बाद फैन ने बताया कि पुलिस के आने पर उन्होंने ये बताया कि ये इल्यूमिनाटी की टीम थी जो नेवरलैंड रैंच से वो सभी दस्तावेज जमा करके ले जा रही थी जो जैक्सन को उससे जोड़ सके। इल्यूमिनाटी के ऐसे कौन से राज जैक्सन को पता थे? वो अपनी जिंदगी इतनी प्राइवेटली क्यों जीते थे? नेवरलैंड रैंच अपने आप में ही काफी स्कैंडलस रहा है और जैक्सन के निजी लाइफस्टाइल को भी काफी शक की नजरों से परखा गया है। क्या नेवरलैंड रैंच एरिया 51 की तरह कोई टॉप सीक्रेट लोकेशन थी? क्या इल्यूमिनाटी की खुफिया मीटिंग्स यहां होती थी? ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी जिसकी वजह से जैक्सन इल्यूमिनाटी से पीछा छुड़वाना चाहते थे? तो क्या यह बात सच है कि जो कोई भी इल्यूमिनाटी को छेड़ने की हिम्मत या गुस्ताखी करता है उसका एक ही अंजाम है, मौत? इन सब सवालों के बीच एक और खुलासा यह भी हुआ था कि जैक्सन अपनी आखिरी सांस तक बहुत कर्ज में डूबे हुए थे और यह कर्ज इल्यूमिनाटी का ही था और इसीलिए
जैक्सन ने खुद अपनी मौत का सीन क्रिएट किया, दुनिया को यह दिखाने के लिए कि वो मर चुके हैं, जबकि वो अभी एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर आज भी जिंदा हैं। वैसे इस बात से मशहूर पॉप ग्रुप द बीटल्स के बारे में भी एक अफवाह याद आती है कि लीड सिंगर पॉल मैकार्टनी की दरअसल 1960 में मौत हो चुकी थी, लेकिन इल्यूमिनाटी के साइंटिस्ट्स की टीम ने उन्हें क्लोन करके वापस जिंदा कर दिया। कई लोगों का यह भी मानना है कि माइकल जैक्सन अपने गानों ब्लैक और व्हाइट और दे डोंट रियली केयर अबाउट अस के जरिए इल्यूमिनाटी को डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं। उनके एक म्यूजिक वीडियो में एक कार पर 666 नंबर पेंट किया हुआ मिलता है, जिसे बम से उड़ा दिया जाता है। 666 एक और जातिवादी और रंगवादी सोसाइटी क्लू क्लक्स क्लैन की निशानी थी, जो कि काले और भूरे लोगों पर अत्याचार और उन्हें गुलाम बनाए रखने में यकीन रखती थी। दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन माइकल जैक्सन की मौत हुई, उस दिन एक्ट्रेस सैरा फॉसेट और रॉक स्टार स्काई सैक्सन की भी मौत हुई, जो माइकल के विचारों से सहमत थे। जब हम उस डेट 6/25/2009 को ऐड करते हैं तो नंबर 6 आता है, और अगर फॉसेट और सैक्सन को इसमें जोड़ें तो 666 बनता है। तो क्या इसका यह मतलब बनता है कि इल्यूमिनाटी ने ही जैक्सन की सांसें रोक दी? जैक्सन की मौत इससे और भी आगे जाती है, क्योंकि कई लोग उनकी शहादत के वक्त उन्हें देखने गए। उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि उनका ताबूत खाली था और उसके पास कई ट्रायंगल्स रखे हुए थे, जो कि इल्यूमिनाटी का चिन्ह है। कई ऐसा भी मानते हैं कि उन्होंने अपने म्यूजिक के जरिए जितना भी कमाया, उससे वो आज साउथ अमेरिका के चिली देश में अपनी जिंदगी आराम से बसर कर रहे हैं। खैर, इल्यूमिनाटी को आज दुनिया को खुफिया तरीके से कंट्रोल करने वाले ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखा और समझा जाता है, जो वर्ल्ड अफेयर्स पर पूरी तरह से काबिज है, क्योंकि उसका मकसद दुनिया में फिलहाल फैले क्रिश्चियन ऑर्डर के बदले एक नास्तिक और साइंटिफिक समाजवादी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को कायम करना है। आज की इस सोच की नींव सबसे पहले 1991 में इवेंजलिस्ट पैट रॉबर्टसन ने अपनी किताब द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में डाली, और अपनी काल्पनिक कहानियों में लेखक उम्बर्टो एको की 1988 में आई नॉवल फोकॉल्स पेंडुलम, और हाल ही में नॉवेलिस्ट डैन ब्राउन की मशहूर कहानी, और हॉलीवुड के डायरेक्टर रॉन हावर्ड की उसकी फिल्म अडेप्टेशन 2009 की फिल्म एंजल्स एंड डीमंस में भी देखा गया, जहां एक तरफ कई सेलिब्रिटीज की साइन लैंग्वेज जेस्चर्स, उनके गानों में इल्यूमिनाटी का जिक्र इस बात का सबूत माना गया है कि ये खुफिया गुट इंसान की जिंदगी के हर पहलू पर पर्दे के पीछे से नजर रखे हुए है। वहीं इस सोसाइटी का ऑफिशियल लोगो या चिन्ह इसकी ताकत, मंशा, ऑपरेशंस और कनेक्शंस को साफ साफ दर्शाता है। इसे द आई ऑफ प्रोविडेंस भी कहते हैं। क्या है कहानी इल्यूमिनाटी के लोगो की? कैसे बना इल्यूमिनाटी का लोगो? क्योंकि इल्यूमिनाटी के लोगो में एक आई प्रॉम्प्ट का यूज किया गया है। क्या है कहानी ट्रायंगल में बनी आंख वाले लोगो की? जानेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। एक ट्रायंगल के पीछे से आपकी आंखों में आंखें डालकर ऐसे ताकती है जैसे कि आपकी जिंदगी के हर एक पहलू पर वो नजर गड़ाए है। कहने को तो ये एक बहुत ही सिंपल सा पोर्ट्रेयल है, जो कि दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी के नोट में भी हमें दिखता है। लेकिन इस सिंपल से लोगों का दुनिया भर में इतना खौफ कैसे फैल गया? क्या राज है इल्यूमिनाटी के इस मिस्टीरियस लोगो का, जिसे द आई ऑफ प्रोविडेंस के नाम से भी जानते हैं? क्या है कहानी इस लोगो की? चलिए जानते हैं। जब से इंसान ने होश संभाला है, कई कबीलों, गुटों और सरकारों ने अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए इंसिग्निया यानी कि खास चिन्हों का इस्तेमाल किया है, जैसे कि सल्तनत का झंडा, बदन पर टैटूज या और भी बहुत कुछ। लेकिन शायद ही कोई दूसरा ऐसा लोगो होगा जिसने 20वीं सदी में इतनी क्यूरियोसिटी जनरेट करने के साथ साथ इल्यूमिनाटी के बारे में कई अफवाहें, शक और स्कैंडल्स को जन्म दिया हो। द आई ऑफ प्रोविडेंस फ्री मेसनरी के साथ जोड़ा तो जाता ही है, लेकिन उसे खास तौर पर इल्यूमिनाटी की पहचान माना गया है। एक ऐसा सीक्रेट एलीट ग्रुप जो अंधेरों में रहकर दुनिया की तकदीर लिखता है। द आई ऑफ प्रोविडेंस कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स के लिए एक मौका था पर्दे के पीछे चल रहे ग्लोबल चेंजेस को पब्लिक डोमेन्स में डिस्कस करने का। इस लोगों को समझने का एक पर्सपेक्टिव यह भी सामने आया है कि यह एक तरीका है खुली भीड़ में छिपने का। लेकिन कौन है वो लोग जो भीड़ में छिपकर इतनी ताकत रखते हैं? जाहिर है कि वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली कनेक्टेड चंद ताकतवर लोग हैं जो बिना सामने आए अपने काम को बहुत शातिर तरीके से अंजाम देते हैं। मगर इंटरनेट के जमाने में
अपने सीक्रेट्स को सीक्रेट्स ही रखना मुश्किल हो जाता है। इंटरनेट के आते ही ये बातें होने लगी कि एक ऐसा टॉप सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करना चाहता है और जिसका हिस्सा दुनिया के कई लीडर्स, इन्फ्लुएंशियल थिंक टैंक्स, डेवलप्ड देशों की सरकारें, सेलिब्रिटीज और बिजनेस की दुनिया के रईस और ताकतवर लोग हैं। दिलचस्प बात यह है कि यही तस्वीर हमें यूएस के करेंसी नोट्स में भी दिखती है। तो क्या इल्यूमिनाटी इतना इन्फ्लुएंशियल है कि वो अमेरिका जैसे देश की सरकार और इकोनॉमी दोनों को कंट्रोल करता है? इस तरह के कई पोस्ट्स, सवाल और शक इंटरनेट पर हजारों लोगों ने जाहिर किए हैं। मगर अभी भी सवाल यह है कि क्या इल्यूमिनाटी वाकई एक एलीट, ऑल पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल सीक्रेट सोसाइटी है? अगर दुनिया भर में सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और बिजनेस वर्ल्ड के फेमस लोगों को देखें तो कई बार उन्हें शक के दायरे में लाकर खड़ा किया जाता है। क्या ताल्लुक है सेलिब्रिटीज का इस सीक्रेट सोसाइटी के साथ? इसके जवाब में ब्रिटिश मीडिया चैनल बीबीसी की एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि द आई ऑफ प्रोविडेंस दरअसल एक क्रिश्चियन सिंबल था जो कि 16वीं सदी में भगवान को दर्शाने का एक आर्टिस्टिक तरीका था। इस पर 18वीं सदी आते आते कई नजरिए और शक पैदा होने लगे, लेकिन इस तस्वीर का सबसे मशहूर वर्जन 1975 में सामने आया जब इसे द आई इन द पिरामिड नाम के पब्लिकेशन में एक मेसोनिक सिंबल की तरह दिखाया गया। ऐसा माना जाता है कि जहां एक और वेटिकन ने इस तस्वीर का इस्तेमाल पूरी तरह से छोड़ दिया, वहीं आज भी यह कैथोलिक चर्चेस में देखा जा सकता है। एक तरफ ये देखा और समझा जाए तो द आई ऑफ प्रोविडेंस का यूएस डॉलर के नोट पर होना अजीब सा लगता है। एक आंख है जिसका कोई शरीर नहीं है, तो क्या इसका यह मतलब है कि इसकी पहुंच कहीं तक भी जा सकती है? क्या यह कोई बिग ब्रदर है या कोई कल्ट जो आपकी हरकतों पर 24 घंटे नजर रखे है? वैसे पॉप कल्चर में जिम कैरी की एक बहुत मशहूर हॉलीवुड की फिल्म द ट्रूमन शो की कहानी भी कुछ ऐसे ही है। एक आम आदमी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बसर तब तक करता है जब तक उसे सिस्टम में एक क्रैक नजर आ जाता है। उसके बाद उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसे यह पता चलता है कि उसके सबसे जिगरी दोस्त और यहां तक कि उसकी अपनी बीवी भी एक ऑल कंट्रोलिंग सिस्टम के तहत महज अपने रोल्स प्ले कर रहे हैं। वो बचपन से अब तक एक रियलिटी शो का हिस्सा था और उसकी हर एक हंसी, अचीवमेंट, लॉस, रिलेशनशिप्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, दोस्तियां, सब पर 24 घंटे 365 दिन नजर रखी जा रही थी। ये सोचकर सवाल जरूर उठता है कि क्या ऐसी फिल्म्स, आर्टिकल्स और पॉप कल्चर का इशारा ऐसे ही किसी ऑल कंट्रोलिंग सिस्टम की ओर है? इन बातों को हवा कुछ ऐसे ही इंसिडेंट से मिलती है जो असल में हमारी पूरी दुनिया को चलाने के लिए गिने जाते हैं। जैसे जनवरी 20, 2021 यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की फॉर्मल प्रेसिडेंशियल ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, जहां दुनिया भर के कैमरास पर यह देखा जाता है कि उन्होंने ऑफिशियल स्वेरिंग इन के दौरान फॉर्मली इस्तेमाल की जाने वाली कैथोलिक बाइबल की जगह अपनी पर्सनल फैमिली बाइबल पर हाथ रखकर देश के प्रति सेवा की कसम खाई। उनके इस फैसले ने सोशल मीडिया पर अफवाहों और शक को फैला दिया। दुनिया भर में लोग ये पूछने लगे कि कहीं बाइडेन का ताल्लुक मेसोनिक ऑर्डर या इल्यूमिनाटी से तो नहीं। इन अफवाहों और शकों का कारण यह भी था कि ये बाइबल दरअसल बाइडेन के खानदान में 19वीं सदी से ही अपनाई जा रही थी, जिसे डुए राइम्स एडिशन के नाम से भी जाना जाता है। ये एडिशन अंग्रेजी बोलने वाले रोमन कैथोलिक्स अपनाते हैं और इसी कारण बाइडेन के इल्यूमिनाटी के साथ ताल्लुक रखने की बातें फैलने लगी। इस एडिशन के कुछ वर्जन्स की सबसे खास बात है द आई ऑफ प्रोविडेंस, एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसा लोगो जिसे देखकर कई लोगों के मन में इल्यूमिनाटी को लेकर शक पैदा होता है। जैसे कि इस तस्वीर में एक आंख को एक त्रिकोण या ट्रायंगल के बीचों बीच ऐसे दर्शाया गया है जैसे कि वो पूरी दुनिया पर अपनी नजर गड़ाए हो। इस तस्वीर को कई सदियों से मेसोनिक ऑर्डर और इल्यूमिनाटी का लोगो माना गया है। जैसा कि हम थोड़ी देर पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि द आई ऑफ प्रोविडेंस एक क्रिश्चियन सिंबल हुआ करता था जिसका इस्तेमाल वेटिकन ने भी किया। यूरोप के रेनेसां के दौरान इसे परमात्मा को दर्शाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल पोंटोर्मो की 1525 की सफर एट एमाउस पेंटिंग, जिसमें इस सिंबल को दर्शाया गया, लेकिन बाद में 1600 में इस पर भी पेंटिंग के सहारे इसे छिपा दिया गया। लेकिन क्यों? एक और दिलचस्प सोर्स 1593 के द आइकोनोलॉजिया से पता चलता है कि द आई ऑफ प्रोविडेंस परमात्मा के तेज, उनके हर जगह होने और उनकी अपार शक्ति को दर्शाने के लिए बनाया गया था।
इसका अर्थ स्पष्ट है कि कई देशों, सरकारों और गुटों ने इसे एक पॉलिटिकल टूल की तरह भी इस्तेमाल किया ताकि वो धर्म के नाम पर लोगों पर नियंत्रण कायम कर सके। इसमें खास बात यह है कि जहां एक और ये लोगो ईश्वर की दया और आशीर्वाद को दर्शाने के लिए बना, वहीं इसे डर का औजार भी बना दिया गया। यह किसी को नहीं पता कि आखिर द आई ऑफ प्रोविडेंस बनाया किसने, लेकिन जिस किसी का भी ये आइडिया था, उसने पहले से ही चलते आ रहे कई धार्मिक एस्पेक्ट्स को लेकर इसे बनाया, जैसे कि ट्रायंगल या त्रिकोण का इस्तेमाल क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी ऑफ फादर एंड होली स्पिरिट को दर्शाने के लिए किया जाता रहा है। कुछ 100 साल पहले तक तो परमात्मा को भी इसी त्रिकोण के अंदर ही दर्शाया जाता था। पीछे से आती तेज किरणें परमात्मा के तेज, ज्ञान और शक्ति के सिंबल्स हुआ करते थे। तो फिर द आई ऑफ प्रोविडेंस में तो सिर्फ एक आंख ही है, जिसका कोई जिस्म नहीं, कोई वजूद ही नहीं। परमात्मा को तो पहले कई और तरह से दर्शाया जा चुका है, जैसे कि वो बादलों पर सवार धरती की ओर आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ऑल सीइंग आई के जरिए नहीं। कई लोगों का मानना है कि इस तरह का डिपिक्शन देखने वाले पर एक साइकोलॉजिकल असर छोड़ जाता है। कोई ऐसा है जो आपसे ज्यादा ताकत रखता है और आपकी जिंदगी के फैसले कर रहा है। ऐसा प्रकृति में भी देखा गया है, जहां एवोल्यूशन के द्वारा कई जानवरों के बदन पर स्पॉट्स आ जाते हैं, जो कि बाकी जानवरों के लिए खतरे या डर का संकेत बन जाते हैं। इंटरेस्टिंगली, सरियलिस्ट फोटोग्राफर मैन रे कहते हैं कि द आई ऑफ प्रोविडेंस दरअसल उतना ही देखता है जितना कि वो हमें खुद दिखता है। कॉन्स्पिरेसी थियरीज से परे इस सिंबल या लोगो के पीछे गहरी हिस्ट्री है, जो हमें दुनिया के सबसे पहले रिलीजन तक ले जाती है। ईसा से 300 साल पहले सुमेरी नाम के एक गुट ने अपनी परमात्माओं को बड़ी बड़ी आंखों के साथ दर्शाना शुरू कर दिया। शायद इसकी मंशा लोगों में श्रद्धा बढ़ाना या फिर ऊपर वाले का डर पैदा करना था। रीजन कोई भी हो, सुमेरियों ने अपने त्योहारों के दौरान भी अपनी मूर्तियों की आंखें बड़ी बनाना और उन्हें खुलते और बंद होते हुए दर्शाने की प्रथा शुरू की। लेकिन इस ट्रेडिशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें इजिप्ट में मिलता है, जहां फेरो यानी कि सुल्तान भगवान बराबर माना जाता था और उसकी पूजा की जाती थी। हर एक फेरो को बड़ी बड़ी आंखों के साथ दर्शाया जाता था, यहां तक कि उनके भगवानों को भी इसी प्रकार भयानक आंखों से दर्शाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, इजिप्शियन माइथोलॉजी के अनुसार होरस, जो एक चील के वेश में दर्शाया गया है, उसने अपनी आंख जंग में खो दी थी और थोथ की मदद से उसे आंखें वापस मिली और तब वो आफ्टर लाइफ में जा पाया। आज भी इजिप्ट में एक कब्र पर होरस की आंखें पेंट की गई हैं, जिसे द आई ऑफ होरस के नाम से भी जाना जाता है। इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात है इसमें मेटाफिजिकल पावर और ताकत की नुमाइश। इस कहानी का लोगों पर असर यह हुआ कि होरस की आंख को लोग एक प्रोटेक्टिव सिंबल मानने लगे, जो कि कोई भी अपनी जेब में आसानी से ले आ सकता था। इससे उसे सुरक्षित और सही सलामत रहने का एहसास होता था। तो क्या द आई ऑफ प्रोविडेंस भी इसी तरह का कोई मॉडर्न सिंबलिज्म है? इजिप्ट के पूर्व यूरोप में भी आंखों का इस्तेमाल खतरे की निशानी और दुश्मनों के लिए एक चेतावनी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। हमने अपने भारत में ही कई घरों की दीवारों पर डरावने राक्षसों के चेहरे देखे होंगे, जो अक्सर लाल होते हैं, लेकिन सबसे स्पेशल होती हैं उनकी आंखें, जिनमें गुस्से, ताकत और माया को दर्शाने की कोशिश होती है, शायद नजर उतारने के लिए। द आई ऑफ प्रोविडेंस एक ऐसा सिंबल या लोगो है जिसका हर कोई अपना अपना अर्थ निकाल सकता है। जहां इसे हर तरीके से इंटरप्रेट किया गया है, लाजमी है कि इसे लेकर गलतफहमियों के भी बहुत शिकार है। फॉर एग्जाम्पल, पोस्ट रेवोल्यूशनरी फ्रांस में जॉन शाह फ्रांसोis ला बाबियर का 1789 का द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन में सबसे पहले द आई ऑफ प्रोविडेंस को ही डिस्कस किया गया है, जहां इसे आवाम पर एक चील की नजर करार दिया गया। वहीं 1794 में ब्रिटेन के जेरेमी बेंथम ने आर्किटेक्ट विली रेवली से एक ऐसा डिजाइन बनाने के लिए कहा जो कि एक नई जेल को रिप्रेजेंट कर सके, जहां हर एक कमरे की लगातार जांच पड़ताल हो सके। दिलचस्पी से जो डिजाइन रेवली ने पेश किए, उनमें द आई ऑफ प्रोविडेंस भी शामिल था, जो कानून के 3 स्तंभों दया, इंसाफ और निगरानी को दर्शाने के लिए किया गया। इसके कुछ साल पहले ही 1782 में द ग्रेट सील ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को पेश किया गया। थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन एंड जॉन एडम्स ने इसे डिजाइन के लिए कई इनपुट्स दिए, लेकिन चार्ल्स थॉमसन, जो कि सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्टिनेंटल कांग्रेस थे, उन्होंने द पिरामिड एंड आई ऑफ प्रोविडेंस का आइडिया पेश किया, जो कि ताकत और सत्ता को दर्शाते हैं। तो
इस इतिहास और दिलचस्प वाक्यों में इल्यूमिनाटी कहां फिट बैठता है? 1776 में बवेरिया में जन्मा और 1787 में इसके बंद हो जाने की अफवाहें अब भुला दी जा चुकी हैं। यह बात स्पष्ट है कि यह सीक्रेट ग्रुप आज भी अपने कई कारनामों और कंट्रोवर्सी से अपने होने का एहसास दिलाता रहता है। खैर, इन सब बातों को समझने के बाद क्या दुनिया भर के ताकतवर, मशहूर और चेंज मेकर्स का इस सिंबोलिज्म का इस्तेमाल इस बात का सबूत नहीं है कि इल्यूमिनाटी आज भी एक्शन में है? अगर है तो इसने किन खास इवेंट्स को अंजाम दिया है? या फिर इल्यूमिनाटी के नाम पर सरकार गुनाहों पर पर्दा डाले रखने की कोशिश करती है? इंसान की फितरत है छोटी छोटी बात को अलग अलग नजरिए से अपने मतलब निकालकर उसे बढ़ा चढ़ाकर दर्शाना। किसी के बात करने के अंदाज से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक सभी को इंटरप्रेट और मिस इंटरप्रेट किया जाता है। और बड़े स्टेज के सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस भी इसके असर से दूर नहीं। अफवाहों को भी फैलते देर नहीं लगती। लेकिन जैसा कि अंग्रेजों में एक मशहूर कहावत है, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, यानी बिना आग के धुआं नहीं हो सकता। वैसे ही दुनिया भर में कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स, एनालिस्ट्स और एक्सपर्ट्स की नजर इल्यूमिनाटी की सच्चाई को लोगों के साथ बांटने की कोशिशें कई सालों से जारी रही हैं। और हो भी क्यों ना, ऐसे कई स्कैंडल्स, कंट्रोवर्सीज और ग्लोबल इवेंट्स हुए हैं जो देखने और सुनने वालों को यह सोचने पर विवश कर देते हैं कि जरूर उन हादसों के पीछे और बहुत कुछ है। पर्दे के पीछे कोई और भी मौजूद है जो एक कठपुतली के खेल की तरह इन इंसिडेंट्स को अंजाम दे रहा है। इसके बाद साल दर साल हर दशक में इल्यूमिनाटी को ऐसे कई हिस्टोरिकल, सोशल और पॉलिटिकल इवेंट्स से जोड़ा गया जिनका दुनिया पर काफी गहरा असर पड़ा है। और दिलचस्पी से ज्यादातर वाकये अमेरिका में ही देखे गए, जैसे वाटरगेट स्कैंडल, प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या, हॉलीवुड के मशहूर एक्टर पॉल वॉकर की अचानक एक कार एक्सीडेंट में मौत, और इनके अलावा कई और सस्पेंसफुल हैपनिंग्स। गौर से परखने पर एक्सपर्ट्स अपने शक की सुई सीधे सीधे इल्यूमिनाटी पर ही खींचते हैं। क्या ये इंसिडेंट्स इस पावरफुल सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की एक नई दुनिया बनाने की मुहिम है? चलिए जानते हैं। साल 1972 कुछ नकाबपोश चोर रात के अंधेरे में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में स्थित वाटरगेट कॉम्प्लेक्स नाम की गवर्नमेंट बिल्डिंग में घुसते हैं। यह बिल्डिंग दरअसल डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी का हेडक्वार्टर्स था। जब इस वाकये का खुलासा हुआ तो खुद यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन को अपनी रेपुटेशन, पॉलिटिकल करियर और प्रेसिडेंसी से हाथ धोना पड़ गया। खबर फैली कि वो चोरों का गुट किसी सीक्रेट ग्रुप के ऑर्डर्स पर कुछ बहुत ही अहम और खुफिया कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स चुराने बिल्डिंग में दाखिल हुआ, जो कि अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल पॉलिसी से ताल्लुक रखते थे। इस स्कैंडल की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि अदालत में पेश होने के बजाय प्रेसिडेंट निक्सन ने यूएस प्रेसिडेंसी से इस्तीफा देना बेहतर समझा। पर क्यों? क्या देश की आन से ज्यादा उन्हें इस सीक्रेट ग्रुप का डर था? कौन थे ये लोग जिन्होंने ये पेपर्स गायब करने के लिए हिम्मत की? कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स का मानना है कि सदियों से हर एक यूएस प्रेसिडेंट इल्यूमिनाटी के अधीन रहा है। तो क्या निक्सन भी इसी दबाव के चलते इस स्कैंडल का हिस्सा थे? इन सवालों के जवाब लोगों को तब मिले जब इन्वेस्टिगेशन से आखिरकार जाहिर हो गया कि वाटरगेट महज एक पॉलिटिकल स्कैंडल ही था, ना कि कोई बहुत बड़ी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को कायम करने वाली कोई कॉन्स्पिरेसी। तो इसका मतलब यह हो सकता है कि निक्सन ने जानबूझकर लोगों के बीच इस इंसिडेंट में इल्यूमिनाटी के होने की बात फैलाई हो ताकि उनके पॉलिटिकल इरादों में लोगों की नजर अड़चन न बने। मगर यह पहली बार नहीं था जब इल्यूमिनाटी को कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बनाया गया हो। ऐसा कई बार हुआ है। जैसे अगर हम दूसरे इंसिडेंट के बारे में बात करें तो साल 1815 में हुआ बैटल ऑफ वाटरलू यूरोप और दुनिया के इतिहास को बदलने वाला हादसा था। नेपोलियन बोनापार्ट पूरे यूरोप पर राज करने पर आमादा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जीत पक्की है। नेपोलियन के लगभग 70,000 और कोलिशन के कुछ 1,20,000 फौजी जंग के मैदान में भिड़ गए और एक खूनी खेल शुरू हो गया। जंग का नतीजा यह निकला कि नेपोलियन को बुरी हार का सामना करना पड़ा और पैक्स ब्रिटानिका नाम से चला शांति का दौर यूरोप में आया। वाटरलू के बारे में खास बात यह है कि कई लोग ये मानते हैं कि नेपोलियन की हार के पीछे भी इल्यूमिनाटी का ही हाथ था, जिन्होंने उसकी फौज के कई ऑफिसर्स को रिश्वत देकर खरीद लिया था। जहां नेपोलियन का यह मानना था कि वाटरलू में फतह कभी आसान नहीं होगी, वहीं उसकी नाक के नीचे उसी के जनरल्स खुफिया तौर पर दल बदल रहे थे और देखते ही देखते यूरोप की किस्मत ही बदल गई।
मगर यहाँ एक बात पर ध्यान देना जरूरी है कि थियरिस्ट्स ने वॉटरलू की जंग को भी इल्यूमिनाटी से जोड़ने में कसर नहीं छोड़ी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हॉलीवुड फिल्मों के जरिए लोगों को कई मंजर दिखते हैं, हीरो के हैरत अंगेज कारनामे, दिल को छू जाने वाली फीलिंग्स और इमोशंस, और इन कहानियों के हीरो सुपरस्टार्स बन जाते हैं। पॉल वॉकर भी अपनी एक्शन फिल्म्स के जरिए एक ग्लोबल सुपरस्टार बन गए। लेकिन 30 नवंबर 2013 को एक जानलेवा कार एक्सीडेंट में अचानक उनकी मौत होने से दुनिया भर में फैले उनके फैंस को सदमा तो लगा ही, उसके साथ ही उनकी मौत को एक्सीडेंट के बजाय एक सोची समझी साजिश भी करार दे दिया गया। इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है कि वॉकर को इल्यूमिनाटी के मेंबर्स ने ही एक ड्रोन स्ट्राइक से मार डाला, क्योंकि उनके हाथ इस ऑर्गेनाइजेशन की कुछ टॉप सीक्रेट खबरें लग गई थी। हो सकता है कि अपनी फिल्मों की तरह ही उनकी मौत को भी किसी स्टंट की तरह ही दर्शाने की कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स की यह प्लानिंग थी, जो सच्चाई से ज्यादा एक कहानी ही लगती है। थियरिस्ट्स की माने तो फ्रेंच रेवोल्यूशन भी इल्यूमिनाटी की ही एक सोची समझी साजिश है। ऐसा माना जाता है कि इल्यूमिनाटी का फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के साथ गहरा ताल्लुक था। यह मुहिम साल 1789 से 1799 यानी 10 साल तक चली, जिसके दौरान किंग लुईस 16 की मौत हुई। पुरानी सत्ता का तख्ता पलट हुआ और एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को भी बनाया गया। इन सब का पूरा क्रेडिट इल्यूमिनाटी को ही दिया गया। जेसुइट पादरी ऑगस्टिन बेरुएल ने इल्यूमिनाटी पर सीधे सीधे आरोप लगाया और अपनी किताब मेमोइर्स इलस्ट्रेटिंग द हिस्ट्री ऑफ जैकोबिनिज्म में इसका खुलकर खुलासा भी किया। खैर, वक्त वक्त पर कई बार थियरिस्ट्स सच के ऊपर पर्दा इल्यूमिनाटी के नाम से डालने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे ये बात सच है कि इंसान ने चांद पर दशकों पहले ही कदम रख लिया था, लेकिन कई लोगों का यह भी मानना है कि ये मून लैंडिंग दरअसल फेक यानी कि ढकोसला था। रशिया के स्पेस में स्पुतनिक को लॉन्च करने के साथ अमेरिका की आंखें अचानक खुली और स्पेस रेस की शुरुआत हो गई। वक्त की कमी के चलते ऐसा कहा जाता है इल्यूमिनाटी ने हॉलीवुड डायरेक्टर स्टैनली कुब्रिक की मदद से इस मून लैंडिंग को एक सेट पर फिल्माया, जो कि नकली था। पर अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो इंसान का चांद पर कदम रखना उसके इतिहास की तब तक की सबसे बड़ी सफलता थी, जो कि नकली नहीं हो सकती थी। टेलीविजन और लाइव न्यूज ब्रॉडकास्टिंग के दौर में करोड़ों लोगों ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर कदम रखते हुए देखा। जहां कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स इसे झुठलाने की कोशिश में लगे थे, वहीं लाइव टेलीकास्ट ने उन्हें ही झुठला दिया। आज जहां चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच चुका है, इस बात पर हंसी आना अनिवार्य है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स को तो महज एक बहाना ही चाहिए। अफवाहें पनपती हैं और भुला दी जाती हैं, लेकिन कई ऐसी भी होती हैं जो लोगों में डर पैदा करने के लिए या किसी खास मकसद के लिए इजाद की जाती हैं। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि इन मिथ्स को बस्ट कर दिया जाए, फिर चाहे इनके बारे में खुलेआम बात करने का अंजाम अपनी जिंदगी दांव पर लगाना ही क्यों ना हो। सितंबर 11, 2001 इंसानी तारीख का एक ऐसा काला दिन जब टेररिस्ट ग्रुप अल कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन के हुक्म से सुबह सुबह न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स और पेंटागन की बिल्डिंग में 3 कमर्शियल एयरप्लेन्स आ घुसते हैं और पलक झपकते ही 4000 लोगों की मौत हो जाती है, जो न सिर्फ अमेरिका के बल्कि दुनिया के लगभग हर देश के नागरिक थे। ये इतिहास में तब तक का हुआ सबसे बुरा टेररिस्ट अटैक था। लेकिन इस खूनी वाकये के तारों को भी थियरिस्ट्स इल्यूमिनाटी के साथ जोड़ने से चूके नहीं। अटैक के दूसरे दिन से ही इंटरनेट पर कॉन्स्पिरेसी थियरीज का जैसे तांता सा लग गया, जिनमें ज्यादातर शक इस बात पर डाला गया कि खुद ओसामा बिन लादेन ही इल्यूमिनाटी का एक मेंबर था। उसका एक अरबपति परिवार से ताल्लुक रखना, आसानी से टेररिस्ट्स को अमेरिका भेजकर उन्हें कमर्शियल पायलट्स की ट्रेनिंग दिलवाना और 3 कमर्शियल प्लेन्स का इतनी आसानी से हाईजैक कर पाना, लोगों को आसानी से विश्वास नहीं हो रहा था। अफवाहें फैलने लगी कि बिना ऊंची पहुंच, खुफिया प्लानिंग और सोची समझी साजिश के किसी का भी दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को घुटने पर ले आना मुमकिन नहीं था, और यह काम सिर्फ इल्यूमिनाटी ही अपने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मंसूबों को पूरा करने के लिए कर सकती थी। लेकिन कई साल की रिसर्च और कोवर्ट इन्वेस्टिगेशन से यह साफ हो गया कि इल्यूमिनाटी या उस जैसे किसी भी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का इस आतंकवादी हमले के साथ कोई लेना देना नहीं था। थियरिस्ट्स को अपनी इनसेंसिटिविटी के लिए ऑनलाइन क्रिटिसिज्म का काफी सामना भी करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने एक बर्बर खूनी हमले को एक सेंसेशनलिस्ट पब्लिसिटी के लिए आजमाना चाहा। इस लेवल पर हुआ खून खराबा, स्कैंडल्स और किसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से कहीं ज्यादा सीरियस और बड़ा इशू था। इन सब एग्जांपल्स को महज थियरीज नहीं कहा जा सकता। ये मिथ्स हैं जो कि इल्यूमिनाटी की सच्चाई के साथ ही जन्मे हैं।
हजारों सालों से दुनिया में धर्मों के बीच चल रही सत्ता के लिए खींचमार इन अफवाहों को और तूल देती रही। और क्यों नहीं, जबकि इल्यूमिनाटी को बनाया ही पुरानी सोच को एक नए रास्ते यानी वर्ल्ड ऑर्डर के साथ बदलना था। वहीं इल्यूमिनाटी पर रेसिस्ट होने का भी इल्जाम लग चुका है। ऐसा कहा जाता है कि सिंगर विटनी ह्यूस्टन को उनके बाथटब में ही डुबोकर मार डाला गया, वो भी हॉलीवुड के कई नामी गिरामी लोगों के सामने जो उसकी रूह को कैद करना चाहते थे। ये मजाक नहीं है तो और क्या हो सकता है। लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए तो ये पता चलता है कि एक नजरिए से ये बात अमेरिका में सदियों से चले आ रहे रंग भेद या रेसिज्म के विरुद्ध आग लगाने के लिए फैलाई गई अफवाह ही थी, जिसमें सच तो दूर विटनी की लेगेसी, पॉपुलैरिटी और मौत के साथ खिलवाड़ ज्यादा था। ठीक इसी तरह जब हम प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन और माइकल जैक्सन को लेकर फैली कई बातों और स्कैंडल्स के पीछे के प्रूवन फैक्ट्स को परख कर समझते हैं तो पता चलता है कि ये महज अफवाहों के अलावा कुछ नहीं जो इन दोनों आइकॉन्स की लेगेसीज को गलत पेश करती हैं। ये बात आज सिद्ध हो चुकी है कि कैनेडी की हत्या उनकी पॉलिटिकल पॉलिसीज को लेकर मतभेदों की वजह से की गई थी और माइकल जैक्सन की मौत प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के ओवरडोज से हुई थी। पर वो कहते हैं ना, हर एक्शन का एक ना एक रिएक्शन जरूर होता है। ऐसे ही 9/11 के ठीक बाद ही कई अफवाहों ने एक ऑल पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की ओर इशारा करना शुरू किया जो बर्बर है और जिसके खूनी मंसूबे अब साफ हैं। इंटरनेट पर डेडिकेटेड चैट रूम्स बनने लगे जो 24 घंटे लोगों और इवेंट्स पर नजर रखने लगे और कईयों का यह भी कहना था कि इल्यूमिनाटी के ग्रैंड मास्टर्स आपस में कोड्स के जरिए मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हैं जो कि बच्चों के कार्टून्स में भी नजर आते हैं। दूसरी तरफ इल्यूमिनाटी का कंट्रोवर्सी के साथ हमेशा से आग और धुएं का रिश्ता रहा है। एक दूसरे के बिना इन दोनों का कोई वजूद ही नहीं है। इल्यूमिनाटी एक खुफिया सोसाइटी है, ठीक उसी तरह जैसे फ्रीमेसन्स और प्रायरी ऑफ सायन भी हैं। कभी धर्म के नाम पर तो कभी सत्ता, ताकत और फायदे के नाम पर, कभी पॉलिटिक्स तो कभी प्रोग्रेस का आसरा लेकर कहीं इल्यूमिनाटी भी पर्दे के पीछे से वाकई कोई खेल तो नहीं खेल रही है, या फिर इल्यूमिनाटी की तरह और भी सीक्रेट सोसाइटीज का इनमें कोई हाथ है। ये सब जानने के लिए हमें और भी सीक्रेट सोसाइटीज को अच्छी तरह से जानना होगा, जिनके बारे में आपको मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताने वाला हूं। इल्यूमिनाटी की तरह ही इतिहास में हमें और सीक्रेट सोसाइटीज के होने और उनके ऑपरेशंस के सबूत मिलते हैं। इसके सबूत भी हमें कई किताबों और आर्टिकल्स के जरिए देखने को मिल जाते हैं। इनमें अगर बात करें तो द दा विंची कोड नाम की एक किताब है जिसमें प्रायरी ऑफ सायन नाम के ग्रुप का साफ उल्लेख मिलता है जो कि साल 1099 ईस्वी में बनाया गया। इस एलीट ग्रुप के मेंबर्स में आइजैक न्यूटन, विक्टर ह्यूगो और लियोनार्डो दा विंची जैसे महारथी शामिल हैं। द दा विंची कोड के अनुसार प्रायोरिटी ऑफ सायन का अहम मकसद इस सच्चाई का खुलासा करना था कि जीसस क्राइस्ट मैरी मैग्दलीन से शादी कर चुके थे और उनके साथ बच्चे भी थे। फिर इन बच्चों ने फ्रेंच राजाओं के मेरोविंजियन वंश के साथ शादी की और ये होली ब्लड लाइन आज तक बरकरार है। इस किताब में प्रायरी ऑफ सायन के शुरुआती दौर में नाइट्स टेम्पलर नाम के मिलिट्री गुट के मैग्दलीन के अवशेषों को छिपाने, उनके बलिदानों और चर्च के उन पर किए अत्याचारों की कहानियां सबूतों के साथ पेश की गई हैं। जहां एक तरफ इस किताब और इस पर बनी हॉलीवुड की फिल्म में जो दावे किए गए हैं उन्हें हिस्टोरियंस और एक्सपर्ट्स ने जालसाजी करार दिया है, वहीं कई ये भी मानते हैं कि होली ब्लड लाइन को हिफाजत से रखने वाले आज भी इस सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स हैं। कई लोग ये कहते हैं कि जीसस ने मैरी मैग्दलीन या किसी और से शादी नहीं की थी और उनके मैग्दलीन या किसी और के साथ बच्चे नहीं थे। शुरुआत से ही चर्च इस बात को छिपाने का प्रयास नहीं कर रहा था क्योंकि दरअसल इसमें छिपाने की कोई बात ही नहीं थी। ये प्रायरी ऑफ सायन के साथ जुड़ी एक कंट्रोवर्सी ही थी जिसे लेखक डैन ब्राउन के साथ ही और लोगों ने जीसस के वर्जिन बर्थ पर सवाल उठाने के लिए इजाद किया। समय के साथ क्योंकि ये कंट्रोवर्सी लोगों के धर्म, उनके विश्वास और उनके परमात्मा पर सवाल उठा रही थी, इस बात ने काफी तूल पकड़ा और इंटरनेट के साथ इसने कई चैट रूम्स, ऑल्टरनेट थिंक टैंक्स और फोरम्स को शुरू किया जहां ट्रूथ वर्सेस लाइज की अनगिनत डिबेट्स छिड़ गए। आज कोई भी ये साफ साफ नहीं बता सकता कि प्रायरी ऑफ सायन आखिर एक रियलिटी है या नहीं। खैर, प्रायरी ऑफ सायन इकलौती सीक्रेट सोसाइटी की लिस्ट में शामिल नहीं है, बल्कि सीक्रेट हैंडशेक से लेकर अपने अजीब कायदे कानून के कारण फ्रीमेसन्स को भी कई बार शक की नजर से देखा गया है। ये एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी है जो शायद दुनिया का सबसे बड़ा खुफिया ग्रुप है। इसमें दुनिया भर के कुछ 60 लाख लोग मेंबर्स हैं, जिनमें से 2 लाख सिर्फ यूनाइटेड किंगडम में ही हैं।
अपने शुरुआती दौर में कभी सिर्फ पुरुषों के लिए ही बने इस खुफिया ग्रुप में आज औरतें भी शामिल हैं। इस बात से ताज्जुब नहीं होता कि ज्यादातर फ्रीमेसन्स अपने मकसदों को खुलेआम डिस्कस नहीं करते, लेकिन इनमें सबसे आम चैरिटी वर्क है, जिनकी मदद से पिछले साल ही 33 मिलियन पाउंड्स को गरीबों की मदद और उनकी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल में लाया गया। कहा जाता है कि इस सोसाइटी के रिचुअल्स टॉप सीक्रेट है और किसी को भी इन्हें किसी के साथ भी शेयर करने की इजाजत नहीं है। इनके किंग सोलोमन के साथ और कुछ हद तक धार्मिक अस्तित्वों के साथ ताल्लुक रखने की बातें भी कही गई है, लेकिन आमतौर पर एक नई प्रोग्रेसिव सोच को बढ़ावा देना इस ग्रुप का अहम मकसद बताया गया है। यूके में ही कुछ 4700 फीमेल फ्रीमेसन्स और 2 लाख मेल फ्रीमेसन्स हैं जो लॉज नाम के मंदिर में रहते हैं। ये सदियों से चलती आ रही प्रथा के तहत है, जब पहले के कारीगर किसी चर्च या कैथेड्रल में मिलते थे। ये मंदिर पुराने इलाकों के नक्शों और सरहदों के हिसाब से बटे होते हैं। फ्रीमेसन्स का पहनावा अक्सर एप्रन्स होता है, जो पहले के कारीगर पहना करते थे। क्योंकि इसकी मेंबरशिप के फाइनल स्टेज में कड़ी पूछताछ की जाती है, इस स्टेज को 3rd डिग्री भी कहा जाता है। इस ऐतिहासिक सीक्रेट सोसाइटी के कुछ जाने माने मेंबर्स में सर विंस्टन चर्चिल, सर आर्थर कॉनन डॉयल, रुडयार्ड किपलिंग और ऑस्कर वाइल्ड रह चुके हैं। दोस्तों, ये तो बस सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में जानने की शुरुआत है। ऐसी कई और सोसाइटीज ने हमारी दुनिया पर कब्जा कर रखा है। आपको जानकर ताज्जुब हो सकता है कि अमेरिका की टॉप सीक्रेट सिक्योरिटी एजेंसी CIA के बनने के पीछे द ऑर्डर ऑफ स्कल एंड बोन्स नाम की सीक्रेट सोसाइटी के हाथ होने की अफवाहें हैं। ये गुट येल यूनिवर्सिटी में बना था और शुरुआती दौर में इसका नाम था ब्रदरहुड ऑफ डेथ, जो कि अमेरिका की सबसे पुरानी स्टूडेंट सीक्रेट सोसाइटीज में से एक थी। इसका जन्म साल 1832 में हुआ और मेंबरशिप सिर्फ चंद एलिट्स को ही मिलती थी। कहते हैं कि ये गुट आज भी फ्रीमेसन्स के ही रिचुअल्स को अपनाता है। इसके मेंबर हर थर्सडे और संडे को एक खुफिया स्थान पर मिलते हैं जिसे टूम्ब कहते हैं। अमेरिका के दोनों प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश सीनियर, जॉर्ज बुश जूनियर इस सोसाइटी के मेंबर्स थे। जहां एक कंट्रोवर्सी के चलते इस ग्रुप को CIA को बनाने के लिए अहम माना जाता है। CIA ने अपने 2007 के एक बयान में यह साफ किया कि उनका इस सीक्रेट सोसाइटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। हालांकि कई ये मानते हैं कि यह सिर्फ स्कैंडल से बचने की एक चाल थी और इस सोसाइटी की कई नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी इश्यूज में भागीदारी है। इसके अलावा नेक्स्ट सीक्रेट सोसाइटी है कू क्लक्स क्लैन, जिसे आज इंसानियत के नाम पर धब्बा माना जाता है। इस सीक्रेट रेसिस्ट सोसाइटी ने अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान कन्फेडरेट आर्मी के जरिए ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन पर अत्याचार, उनकी हत्या, बलात्कार, शोषण और गुलामी शुरू कर दी। हालांकि ये प्रोहिबिशन के दौर में इनएक्टिव हो गई थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस सोसाइटी के रीएक्टिव होने की भी खबर आई थी और आज भी इसे कई रेसिस्ट और एंटी कलर ऑपरेशंस के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसी प्रकार कई और सीक्रेट सोसाइटीज हैं जिन्हें कभी क्राइम तो कभी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसिंग, कभी असैसिनेशंस तो कभी इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट के लिए जिम्मेदार माना जाता है। आज के डिजिटल इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे में कई ऐसे ऑनलाइन फोरम्स पर एक्सपर्ट्स इस बहस में छिड़े हुए हैं कि दुनिया में पैसे, सत्ता, वर्चस्व, फायदे और राज का खेल सरकारें इल्यूमिनाटी जैसी सीक्रेट सोसाइटीज के जरिए ही लोगों की जान दांव पर लगाकर खेलती आई है। एक बात स्पष्ट है, जैसे कि एक झूठ को 1000 बार दोहराने से झूठ सच हो जाता है, ठीक उसी प्रकार 1000 अफवाहों में एक सच तो होता ही है। इल्यूमिनाटी को लेकर कई सवाल आज भी बिना जवाब के इस दुनिया में बने हुए हैं। जैसे, क्या इल्यूमिनाटी आज दुनिया पर राज कर रही है? अगर हाँ, तो इस सोसाइटी के मेंबर्स कौन हैं? आज के टाइम की जिंदगी के सक्सेसफुल अचीवर्स, बिलियनर्स, पावरफुल पॉलिटिशियंस, मीडिया मैग्नेट्स, देशों के प्रेसिडेंट्स या लीडर्स, क्या है इनका मकसद? क्या है इनकी मंशा? कैसा होगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? क्या इन चेहरों पर से कभी नकाब उठेगा? कौन करेगा ऐसी हिम्मत? कुछ भी हो, इन जैसे कई सवालों, अफवाहों, अलग अलग नजरियों और सच्चाइयों का दरअसल नाता एक ऐसी बात से है जिसका उल्लेख आरंभ में हो चुका है, यानी मैनिपुलेशन। क्या इल्यूमिनाटी मुझे, आपको, हम सबको मैनिपुलेट कर रही है? ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। चाइना आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और दुनिया की फैक्ट्री है जहां हर किस्म की चीजें बनती हैं और दुनिया भर में बिकती हैं। चाइना एक बहुत ही केयरफुली कंट्रोल्ड देश है।
कहते हैं कि दुनिया भर के सीसीटीवी कैमरास के मुकाबले चाइना में ज्यादा सर्वेलेंस कैमरास और टेक्नोलॉजी चप्पे चप्पे पर लगी हुई है। मकसद साफ है, लोगों पर कड़ी निगरानी और उनकी जिंदगी के हर एक पहलू की सरकार तक खबर पहुंचाना। कामयाबी के साथ साथ अक्सर इंसान के मन में डर भी बैठ जाता है। चाइना के इस डर को इल्यूमिनाटी के तरीकों से मिलाकर देखें तो ये दोनों काफी सिमिलर लगते हैं। इल्यूमिनाटी के निशान ज्यादातर अमेरिका और यूरोप के विकसित देशों में पाए जाते हैं। ये वो देश हैं जो G8 का हिस्सा हैं, अमीर हैं और विकसित हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह कि ये सभी एक फ्री न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को बढ़ावा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रांस में धर्म लगभग बैन कर दिया गया है। किसी भी धार्मिक चिन्ह को पहनने से सख्त मनाही दी जा रही है। इल्यूमिनाटी को फ्रेंच रेवोल्यूशन लाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो क्या चीन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी की सरकारों को यकीनन एक सीक्रेट ऑल पावरफुल सोसाइटी चला रही है? शुरुआत में एक सवाल उठा था कि क्या कोई बता सकता है कि किसी देश की सरकार या सत्ता वोट देने वाले आम लोग दे रहे हैं या फिर उन्हें खास फैसले लेने के लिए उकसाया और मजबूर किया जा रहा है। इसी खेल को ही तो मैनिपुलेशन कहते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि दुनिया बटी हुई है, कहीं धार्मिक लकीरों के कारण तो कहीं इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, रेसिज्म और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की वजह से। लेकिन क्या ये फूट आपसी फायदे के लिए इल्यूमिनाटी जैसी सीक्रेट सोसाइटीज जानबूझकर लोगों में डाल रही हैं? फ्रीमेसन्स और प्रायरी ऑफ सायन की रिलीजन के खिलाफ मुहिम हो या इल्यूमिनाटी की एक नई दुनिया कायम करने की, इसमें कोई शक नहीं कि इन ऑर्गेनाइजेशंस ने दशकों से लोगों की सोच, उनके बिलीफ सिस्टम्स और जिंदगी जीने के ढंग में ऐसी तब्दीली लाई है कि ना चाहते हुए भी आज वो ठीक वही कर रहे हैं जो कि उनके आका चाहते हैं। दुनिया आज दिन ब दिन और श्रिंक होती जा रही है और प्रिवेसी वैसे भी आजकल कम हो गई है। आपके डिजिटल ट्रेसेस से लेकर आपकी गाड़ी के चालान तक सबकी खबर अथॉरिटीज को है। तो इन हालात में इल्यूमिनाटी जैसी सीक्रेट सोसाइटी का वक्त आने पर किसी भी आम इंसान की जिंदगी को कंट्रोल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक बात तो यह भी जाहिर है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर में हमारी हर एक डिटेल का पता लगाना इल्यूमिनाटी के लिए बच्चों का खेल है। इल्यूमिनाटी कुछ भी कर सकती है। अमेरिका के प्रेसिडेंट्स तय कर सकती है, यूरोप की सत्ता पलट सकती है, हाई प्रोफाइल किडनैपिंग्स करवा सकती है और यहां तक कि पॉलिटिकल असैसिनेशंस तक करवाने की वो ताकत रखती है। क्या पता उनकी नजर अभी यहीं पर हो? क्या होगा अगर उनके मंसूबों को एक दिन किसी ने बेनकाब कर दिया तो? क्या होगा जब इल्यूमिनाटी की सच्चाई जग जाहिर हो जाएगी? जैसा कि मैंने भी आपको पहले बताया, मैं भी इल्यूमिनाटी के इस कड़वे सच को आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं और हो सकता है यही मेरा आखिरी दिन भी हो। इल्यूमिनाटी को अब तक खबर लग चुकी होगी कि उनकी ही सोसाइटी के सीक्रेट्स का कोई पर्दाफाश कर रहा है। लगता है शैतान यानी इल्यूमिनाटी मेरा दी एंड करने के लिए दरवाजे पर आ चुकी है। आप लोग कौन हैं? अंदर कैसे आए? हमें नहीं पहचाना? अभी जिसकी तुम बात कर रहे थे इतनी देर से, हम उसी सोसाइटी के मेंबर्स हैं। इल्यूमिनाटी, इल्यूमिनाटी। चलो, अब तुम्हारा इस दुनिया में रहने का टाइम पूरा हो चुका है। मतलब? अरे अरे ये मुझे क्या हो रहा है? चक्कर क्यों आ रहे हैं? चक्कर क्यों आ रहे हैं? ये लो, इस ग्लास में थोड़ा पानी है, पी लो, शायद सही हो जाओ। यानी 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 पानी में जहर था। जहर। लेकिन कब? शायद यहीं तक था मेरी जिंदगी का सफर। क्या सच में ये मेरा अंत है? अचानक कार्तिक सपने से उठता है जिसमें उसने अपना दी एंड देखा था। क्या ये सपना था? ये सब कुछ सपना था? तो डोर पर कौन है अभी? है? कार्तिक दो लोगों को दरवाजे पर देखता है।
जो हूबहू वैसे ही कपड़े पहने हुए थे जैसा उसके सपने में अभी थोड़ी देर पहले आए थे। वो डर जाता है और उनसे पूछता है, आप कौन? हेलो सर, क्या आप मशहूर राइटर कार्तिक नारायण हैं जिन्होंने इल्यूमिनाटी पर बुक लिखी है? हमने एक्चुअली आपकी ये बुक पढ़ी, हमें बहुत अच्छी लगी। क्या आप इस पर हमारे लिए ऑटोग्राफ दे सकते हैं सर? कार्तिक राहत की सांस लेता है और देखता है कि उसकी बुक इल्यूमिनाटी को हाथ में लेकर वो लोग खड़े हुए हैं और इसी बुक की ही कहानी वो इतनी देर से सपने में सोच रहा होता है। और उसका डायरी लिखने से लेकर उन दो लोगों का उसके रूम में आना सब कुछ महज एक सपना होता है। वो फटाक से पेन लेकर रिलैक्स होकर ऑटोग्राफ देता है। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपने जितना खुलासा इल्यूमिनाटी का इस बुक में कर दिया है, अगर ये सोसाइटी असल में हुई तो आप जिंदा रह पाएंगे? क्या मतलब? इतना कहते ही कार्तिक रुक जाता है और समझ जाता है कि ये दो लोग जो उससे उसकी इल्यूमिनाटी वाली बुक पर ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, ये दो लोग और कोई नहीं बल्कि इल्यूमिनाटी के ही मेंबर हैं।